रीनीट 26 की टेंटेटिव डेट क्या है, रीनीट 26 का पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या है, और रीनीट 26 के लिए अब इस लास्ट टाइम में तुम्हें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, इन सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीनीट 26 की टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। तो अगर अपन बात करें, अपन पहले की बात करें, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि आप 30 डेज से पहले रीनीट नहीं करा सकते, री एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड जो डेट्स है वो है कि आप जून में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जून में भी कौन सा संडेज को। अब संडे कब कब आएगा, 7 जून और 21 जून और 14 जून। अब 7 जून को क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 30 डेज का गैप पूरा नहीं हो रहा। दूसरी चीज, अगर 21 जून की बात करें तो उसके आसपास 22 जून का तुम्हारे पास यूजीसी नेट का पेपर है, तो एनटीए 2 एग्जाम कंडक्ट कराने में शायद इतना कंफर्टेबल या इतना नहीं करा पाएगा। तो मेरे को जो लगता है कि 14 जून तुम्हारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है इस एग्जाम के लिए। दूसरी चीज की पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है कि अगर अपन पिछले सालों की बात करें तो जब भी री एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो अपने पास पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो आया है वो मेन एग्जाम से थोड़ा टफर साइड आया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि थोड़ा टफर साइड आएगा बस। पर इस चीज को सोच के है ना, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। लोग बोलेंगे टफ आएगा इजी आएगा, नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन होगा ना वो सिलेक्शन लेके रहेगा, और जिसका सिलेक्शन होता है उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये कोई, फिर वही बात एनटीए ने बोला था कि ये कोई स्कूल एग्जाम नहीं है, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ये कोई स्कूल एग्जाम नहीं है। यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पेपर टफ आएगा, सबके लिए आएगा। तो प्लीज इस चीज में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इस लास्ट मंथ में अपन को क्या स्ट्रेटजी रखनी है, इस लास्ट मंथ में अपन को क्या स्ट्रेटजी रखनी है, तो अपन सबसे पहले अगर बात करें तो इस टाइम पे अपन को लास्ट मंथ है, तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहला तो तुम टेस्ट दो। अब इस लास्ट मंथ में, अगर मेरे को पता है तुम थोड़ा भूल चुके होगे, पर अब इस लास्ट टाइम में टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट भर भर के दो, ठीक है। अब टेस्ट देने से क्या होगा, तुम्हारी गलतियां जो थी, जो तुमने एग्जाम में की थी, वो गलतियां तुम्हारी इंप्रूव होगी, और टेस्ट देने से तुम्हारा रिवीजन फास्ट होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि अपन 2-3 दिन में तुम रिवीजन स्टार्ट करो, उसके बाद में तुम टेस्ट दो, पूरे मंथ टेस्ट दो, जिससे तुम्हारी पूरी गलतियां इंप्रूव हो जाएगी और तुम मेन एग्जाम में गलती नहीं करोगे। दूसरी चीज, इस लास्ट टाइम में तुम टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस तुम कैसे कर सकते हो, जो भी तुम्हारे टेस्ट दे रहे हो, जो तुम्हारी उनमें गलतियां हो रही है उनको एनालिसिस करो, उनको देखो कि ये गलती मैंने क्यों की और ये गलती मेरे को आगे एग्जाम में नहीं करनी है। ये दूसरी चीज है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे तुम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लोग बोलते सिली मिस्टेक होगी, भाई वो ब्लंडर होता है, लोग एक एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन भूल जाते हैं। तो प्लीज टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करना, डाउट्स अपने क्लियर करना। और तीसरी चीज जो भी तुम इस टाइम में करनी है वो है तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, जिन मेरे छोटे भाई बहनों का सिलेक्शन हो रहा था, उनको तो अब वापस ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा। भाई तूने मेहनत की थी, तू वापस सिलेक्शन लेगा, तू वापस खड़ा होगा, तू वापस उठ के सिलेक्शन लेगा, मेरे को पता है, क्योंकि तूने पहले भी मेहनत से सिलेक्शन लिया, इस बार भी मेरे को पता है यार। मेरे लिए इजी है बोलना कि वापस पढ़ो, वापस सिलेक्शन ले लो, मेरे को पता है नहीं है इजी यार। तुम जिस एग्जाम के लिए 2 साल दे रहे हो वो नहीं है इतना इजी तुम्हारे लिए कि तुम वापस उठो और वापस तैयारी कर लो। आएंगे लोग बोलेंगे, पर यार इसके अलावा अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अपन जहां पे रहते हैं अब थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा अपने इंडिया में। क्या इस एजुकेशन सिस्टम में है यार ये दिक्कत, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज थोड़ी मत रखो, 1 महीने की और बात है, 1 से 1 महीने 15 दिन, 1 महीने लगभग 1 महीना, तो थोड़ी मत रखो यार, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जो कुछ मार्क्स से रह रहे थे, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि जिनके 300 मार्क्स आ रहे थे वो डायरेक्ट 600 पे चले जाएंगे, नहीं जाओगे। बट जिनके 400 के आसपास मार्क्स थे और जो 600 पे, मैं बोल रहा हूं आप कंफर्म है ना, 200 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो, 200 to 300 मार्क्स, ठीक है, आराम से तुम बढ़ा लोगे। और जिनकी एग्जाम में गलती हुई थी उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अब बच्चों का मेन ये है कि यार पेपर दोबारा हो गया, जिनके अच्छे मार्क्स आए थे उनको दुख हो रहा है। एक चीज की तुम भी खुशी मनाओ यार, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस चीज की तुम खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारा पेपर अच्छा गया था, तुम्हारे 680 690 मार्क्स आ रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन या तुम्हारा कॉलेज, ये सब चीजें तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करती है, ना कि तुम्हारे मार्क्स पे। ये हार्श रियलिटी है। और अगर पेपर लीक हुआ था तो तुम्हारी रैंक बहुत नीचे जाने वाली थी, तुम्हें ये दुख होने वाला था कि मेरी रैंक इतनी कम, मतलब इतनी ज्यादा क्यों आई है जबकि मेरे नंबर इतने अच्छे हैं। तो
इस बार क्या पता इतना इन्फ्लामेशन ना देखने को मिले। तो अब तुम इस लास्ट टाइम में आराम से मार्क्स बढ़ा सकते हो। मेरे इस उज्जवल एमबीबीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे ऑथेंटिक चीजें मैं आपके लिए इस चैनल पे लाने वाला हूं, ठीक है। और अगले 1 मंथ अपन साथ में हाथ पकड़ के चलने वाले हैं। मैं आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ इस सीरीज में बने रहना। थैंक यू सो मच।